जय हिंद। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सीरीज के अंतर्गत हम लोग ने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे आज हम 30 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 30 क्वेश्चन होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यारे सर खान सर जी का कुछ 2-4 लाइन है, उसे हम बोलना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा, दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संसदीय सरकार, संसदीय सरकार ब्रिटिश से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब इसका बढ़िया से डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वही दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार लिया गया है आयरिश संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व आयरिश से, संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ली गई विशेषताएं, अब कुछ मेन पॉइंट है उसको भी हम लोग देखते चलते हैं कि समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन जो उपबंध है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसका ट्रिक होता है कि आपात मतलब क्या हुआ कि कहता ना कि जरना, तो घर जर गया आपात पड़ गया, बोलता है ना गांव देहात में कि घर जर गया आपात पड़ गया, तो जरना से हो जाएगा जर्मनी, आपात से हो जाएगा आपातकालीन उपबंध। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। और ये जो ऊपर का जो हम मूल कर्तव्य का प्रस्तावना का बताए हैं तो उसमें है एक मौलिक अधिकार होता है और मौलिक कर्तव्य होता है। तो अधिकार कौन दिलाएगा? अधिकार हमको अमेरिका दिलाएगा। और कर्तव्य के बारे में अगर किसी को पूछता है, अधिकार उसको ले लेता है लेकिन उसको कहते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तो हमसे क्या होता है? रूस जाता है, तो रूस हो जाएगा। रूस जाने से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो उस समय का करेंट है देख लेते हैं कि राजीव महर्षि भारत के 2017 से 2020 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 8 अगस्त 2020 से कार्यभार ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में इसको CAG बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवस्था किया गया है। इसी कार्य संसद द्वारा आवंटित धन की, मतलब इसका जो कार्य है संसद आवंटित धन को देख रेख करना, ताकि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा हो या नहीं इसका पता लगाना CAG का काम है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों या अधिकतम 65 वर्षों की आयु तक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? इसका आंसर हो जाएगा कि सर क्रीक विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। सर क्रीक पानी के कटाव के कारण बना है। वहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना हिस्सा पानी से बाहर। वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रीक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रीक कहा गया है। इसके कारण बताया जाता है कि पहले नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी। किस नाम की? मतलब सीरी नाम की मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रीक पड़ा। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और पाकिस्तान का उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। यह विभाजन 17 अगस्त 1947 को एवं भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी है। और ये जो विभाजन किए थे वो सर जे रेडक्लिफ नहीं किए थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा पड़ गया। नेक्स्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, यह
2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा, 2670 अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके अंतर्गत सीमा का नाम दुरंड रेखा है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका निर्धारण 12 नवंबर 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव सर मोटिमर डुरंड, मतलब नाम पर ही वो अपना रेखा रख लेता था कि इसका नाम था सर मोटिमर डुरंड, और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रज्जाक खान के बीच एक समझौता द्वारा रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जिसका लंबाई 106 किलोमीटर है। यह सीमा लद्दाख में, मतलब भारत से अगर पूछेगा कि सबसे कम सीमा तो डुरंड पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान के बीच ही बनाता है, जिसको डुरंड रेखा कहते हैं। चीन भारत के बीच 3438 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह निम्न भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा बनाती है। कौन कौन? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7, मतलब सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे मिलाता है, तो बांग्लादेश से। यह भारत के निम्न राज्यों से होकर बनती है जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश तथा सबसे कम साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है, जो ऊपर हम अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था? तो फ्रांस। फ्रांस में जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियां पर प्रतिबंध की घोषणा किया गया। 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों के बिक्री पर बंद होनी चाहिए। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है पेरिस। उस समय का करेंट है जब पूछा गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया था? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ सड़कों के रख रखाव के लिए 24 जुलाई 2017 को केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। उस समय का करंट अफेयर है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव प्रबंध को सुगम बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये भी करंट ही है। 23 जून 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार को 2017 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री कल्पना योजना के लिए दिया गया था। उसका जो योजना था कन्याश्री कल्पना योजना, उसी लिए दिया गया था। नेक्स्ट है 47 ग्लोबल हंगर सब करेंट है इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है दरोगा में, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिससे विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। GHI की वार्षिक गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की जारीकर्ता संस्था कंसर्ट वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्पा है। इसे अगस्त महीने में जारी किया जाता है। भारत का स्थान 107वां है, शामिल देश 121 है, पहला देश बेलारूस है। तो अगस्त, इस बार भी अगस्त आएगा तो फिर वह चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा जारी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए? तो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। यहाँ क्या होता है? यूरिया होता है। तांबा धातु का अयस्क कॉपर पायराइट है CuFeS2 और कैल्सीफेराइट Cu2S धातु का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन राज्य, मतलब इसका जो उत्पादन राज्य है सबसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि यहाँ होता है। इसे राजस्थान में खेतरी तथा सिघाना के खान तथा मध्य प्रदेश में तरेगांव मलजखंड से प्राप्त किया जाता है। तेल परियोजना संयंत्र, तेल जो परियोजना संयंत्र है सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिक्रम को 17 तेल शोध कारखानों तथा निजी क्षेत्र के 3 तेल परिशोधन संयंत्र है। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्शियरी युग की संरचना से मिलती है। पूछता है कि भारत में किस युग की संरचना से मिलती है? तो टर्शियरी युग की संरचना। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा ज्वालामुखी गैस से भाप और ताप खंडमप
पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे मुख से हमेशा धूल कण, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय। नाम से ही पता चला है कि सक्रिय मतलब क्या है, मतलब उससे अभी निकल ही रहा है, मतलब निकलते रहता है, हमेशा निकलते रहता है। ज्वालामुखी कौन कौन है, तो किलाउ, मौना लोआ, ये दोनों है, किलाउ और मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, बैरन द्वीप अंडमान भारत, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली के सीमा पर, हमेशा पूछता है, दोनों के सीमा पर है। स्ट्राम्बोली, एस्ट्रा मत बोलो, तो स्ट्राम्बोली हो जाएगा भूमध्य सागर का, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसे। माउंट एटना इस सिसिली द्वीप इटली में है। उसके बाद है सुसुप्त, मतलब कभी कभी, सुसुप्त मतलब क्या, कभी कभी। यह ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से शांत है लेकिन उसमें उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। सुसुप्त ज्वालामुखी का निम्न है, मतलब सुसुप्त कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो विसुबियस है इटली, फ्यूजियामा फ्यूज हो गया है तो जापान का, क्राकाटोवा इंडोनेशिया का, तथा नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर का दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है। शांत ज्वालामुखी जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उसके मुख जल आदि से भर जाता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरणतः पोपा म्यांमार का, एकांगागुआ दक्षिण अमेरिका का, किलिमंजारो तंजानिया का, कोह सुल्तान एवं बेबबंद ईरान इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। प्रार्थना समाज की मांग, लड़के एवं लड़कियों की विवाह में वृद्धि की मांग नहीं किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, बम्बई में। कब किया गया था, 1867 में। कौन किए थे, आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना, पूछता किसके सहयोग से, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा या केशव चंद्र सेन की सहयोग से किया गया था। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की सदस्य बने थे। इस समाज के प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रनाडे को है, प्रसिद्धि यही दिलाए थे। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाया गया था। उन्होंने बाल विवाह, देखिए मेन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिए थे एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया गया था। महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा के प्रकार के लिए वर्ष 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ किए थे, पुणे में। क्या, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण, जिसको शिपमेंट कहते हैं, किस बंदरगाह पर पहुंचा। अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत उड़ीसा के पाराद्वीप बंदरगाह पर। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ है, तो उड़ीसा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था। कौन लाया था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दूसरा पोत गुजरात के बाडिनार पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। दूसरा गुजरात के बाडिनार पोत पर। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश, दूसरा चीन, तीसरा में भारत। सामुद्रिक जलमार्ग को दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीप तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में 13 बड़े और 139 छोटे बंदरगाह है। देश में 13 बड़का 139 गो छोटका बंदरगाह है। कांडला वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब यहाँ पे मुफ्त में व्यापार होता है क्षेत्र, पूछा जाता है कि इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र क्यों घोषित किया गया, तो क्योंकि जो भी बंदरगाह है बनाने में खर्च आता है, लेकिन यहाँ ज्वारीय न, ये जो समुद्र है उसके द्वारा बना हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक बना हुआ है, इसीलिए इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र है। चलिए, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने, मतलब क्या, तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 22 जुलाई 2022 तक, मतलब अभी तक रहा। उस समय क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय का, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कि कितना लोग जानते हैं कि अभी जो रामनाथ कोविंद के बाद जो राष्ट्रपति बने हैं वो उनका नाम क्या है और कहाँ से है। जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 22 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। भारत के 15वें वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 ईस्वी को शपथ ग्रहण किए हैं। देश के पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई है, ए संथाल जनजाति से आती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जुलाई 1950 से 13 मई 1962 तक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका।
लोथल, लोथल गुजरात में है। लोथल, इसका ट्रिक होता है लोभ रंग, लोभ रंग। लोथल, भोगवा नदी, रंगनाथ बनर्जी और गुजरात, सब याद हो जाएगा। लोथल मतलब लोथल कहाँ है, लोथल तो लोथल भगवा नदी, इसका जो खोज किए थे वो रंगनाथ बनर्जी, कहाँ है तो गुजरात में है। उसी तरह रोपर, रोपर पंजाब में है। रोपर कहाँ है, रोपनी ज़्यादा हुए होता है पंजाब में, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। लोथल भोगवा नदी गुजरात में स्थित एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह, अभी बताएं ऊपर ट्रिक के साथ। इसे हड़प्पाकालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था, हड़प्पा काल की व्यापारिक राजधानी। रोपर पंजाब में सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। इसे हड़प्पाकालीन स्थल जिसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। राखी गढ़ी हरियाणा में घग्घर नदी, घग्घर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है, यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी किनारे हड़प्पाकालीन स्थल है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, यही पूछा जाता है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका हो जाएगा तीनों सही है। पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिससे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिया गया कूट है, इससे आंसर देख लेना है, ए नंबर है, ठीक है। आगे भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं, का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसको क्या कहते हैं, संविधान का आईना कहते हैं। और संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, कमेंट में बताइए। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, वह हमारे संविधान के आधार पर स्तंभ है। उद्देशिका जनता की भावनाएं एवं महत्वाकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट संविवादविदों से उद्देशिका को संविधान की आत्मा का सम्मान माना गया है। संविधान की आत्मा, संविधान के प्राधिकार को मूल स्रोत भारत के लोग में निहित है। भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मतलब उसको मूलभूत जो ढांचा है उसमें मतलब कुछ नहीं करना है, तब संशोधन किया जा सकता। संविधान के लागू होने की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1950। उनमें से उद्देश्य वर्णित है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। आगे है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, साम्राज्यवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है। अब डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर, कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए दिया जाता है। पेटेंट 20 साल और जीआई टैग 10 साल। हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज़ का अगर पेटेंट होगा तो 20 मतलब 20 साल और जीआई टैग 10 साल, अनंत समय के लिए नहीं। अतः विकल्प सी का कथन सही है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रण जनरल कार्यालय द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में। यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। पेटेंट का अधिकार है या किसी व्यक्ति और संस्था के किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पादन, डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई इसकी नकल नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी अगर आविष्कार होता है तो उसको पेटेंट करवा लेता है। मतलब क्या कि अब उसका कोई नकल नहीं कर सकता है। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम, उसका अधिनियम 1970 में बना और इसे 1972 में लागू प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। मतलब कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कि चीन, भारत और बांग्लादेश से। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि 3 देश तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसके दाईं ओर की सहायक नदियाँ, मतलब दाईं ओर से जो मिलता है वह सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथिमारी, भरेली आदि। इसके बाईं ओर से मिलने वाली इंपॉर्टेंट है लोहित, दिबांग, सिकांग, बढ़ी, ये सब नहीं है, बूढ़ी, दिहांग ये सब है। धनसिरी पूछा हुआ है, बराक पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि लोहित एवं दिहांग, देखिए इसमें नदियाँ संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है मांजुली। मांजुली
नदी द्वीप लोहित और दिहांग नदी के संगम पर बना, जहाँ मिला है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसको सांगपो, जिसका अर्थ होता है शोधक, नामचा बर्मा पर्वत के निकट दक्षिण की ओर से मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असम की घाटी में प्रवेश करती है, तो इसे ब्रह्मपुत्र पूछा था कि ब्रह्मपुत्र कहाँ नाम पड़ा, तो असम की घाटी में जब यह प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। यमुना दूसरा होता है, जमुना दूसरा होता है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता, तो ताइवान। चीन भी लगता है, बर्मा भी लगता है, भूटान भी लगता है। म्यांमार को ही पुराना नाम बर्मा है, इसलिए वो भी लगता है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन इसका, ताइवान पूर्व एशिया में स्थित द्वीप है और इसे आसपास के कई द्वीप को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। चीन से लगने वाले भारतीय राज्य के शासित प्रदेश निम्न है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार में लगने वाले भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। देखिए इस तरह का जितना क्वेश्चन होता है उसको अगर आप डायरेक्ट रटना चाहिएगा तो कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए आप मैप लीजिए और उस पर गोल गोल करके पढ़िए। तो मैप से अगर पढ़िएगा तो दिमाग में छप जाएगा, और वहाँ एग्जाम में अगर याद भी नहीं रहेगा तो मैप दिमाग में रहेगा, जिससे आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह याद करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य निम्न है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अंडमान और निकोबार थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को से पूछा हुआ उस समय का करेंट। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले 2017 से अभी तक फ्रांस देश के हैं। उस समय से अभी तक वही है आंद्रे अजोले। इरिना बोकोवा का कार्यकाल 2009 से 2017 तक बुल्गारिया देश के, मतलब इससे पहले वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, डिजाइन, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। इसके सदस्य देश 193 है। यूनेस्को में निम्नलिखित उद्देश्य क्या है उसका? सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उसमें भ्रम भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना। आगे देखते हैं कि उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद, शांति को प्रवृत्ति के प्रोत्साहन करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से संयुक्त समाज का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिएशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी। द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। देश के राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती थे। वे कभी देश के लिए वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 4 से 14 तक 10 साल संभाला है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखी पुस्तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी है। वे एक शिक्षाविद, प्रमुख राजनेता हैं। वाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ द लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा। इनकी पुस्तक का नाम मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस है। आप लोग कमेंट में बताइएगा अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। देखते हैं कितना लोग का कमेंट आता है। चलिए लोकसभा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कूट वाला क्वेश्चन है। तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये भी सही है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। लोकतंत्र में तीनों कथनों को समावेश किया गया है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए तथा जनता का शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। इसमें प्रतिनिधित्व वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पूर्वक चुने जाते हैं। भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देती है। लोकतंत्र जिसे आधार प्रदान करता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों को मत बराबर होता है। 47 से 22 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती रही, लेकिन बदलने की संभावना रहती है।
चलिए आगे देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं को अंतिम मौद्रिक रूप मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहा है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की नागरिकता द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय जोड़े जाते हैं तो उसे सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को छोड़कर, जो विदेश होता है उसे मूल्यह्रास को हटाकर आय बचती है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग देने पर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकलता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रॉफिट में जब हम सब जनसंख्या से भाग देंगे तो वही प्रति व्यक्ति आय निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आती है। इसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उपयुक्त सभी US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूनान तथा यूरो से SDR बास्केट बना है। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। IMF शीर्ष कोटा धारक देश अमेरिका, जापान, चीन, भारत का 8वां स्थान है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, मतलब गर्म स्थल है? पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल ऐसे स्थान जहां पर स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियां की समृद्धता लेकिन आवास विनाश का संकट बढ़ा हुआ है, तप्त स्थल हॉट स्पॉट एरिया मतलब गर्म स्थल है। चलिए आगे देखते हैं कि किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। मतलब क्या क्या शर्त है? जातीय बहुयातता, मतलब उस जाति का बहुत सारा जीव जंतु हो, वहाँ कम से कम 0.5% से या 1500 स्थानीय संवहनी पौधा हो, 70% प्राथमिकता वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। प्राथमिक हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मारियर्स ब्रिटिश 1988 में भारत के 4 हॉटस्पॉट स्थापित किए गए थे। हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्म क्षेत्र, पश्चिम घाट और सुंडालैंड। इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिम तट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदान का क्षेत्र शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह भारत के शीर्ष जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इसे हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त है। इसे स्थानीय रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिम घाट में बेसाल्ट एवं लेटेराइट चट्टानें पाई जाती है। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाट का हिस्सा है। पश्चिम घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। गंगा का मैदान, इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिणतम पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भारतीय गेंडा, घड़ियाल, ब्लैक बग, हाथी, कछुआ एवं मछलियाँ आदि जंतु पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के रक्त की थक्का बनने के लिए आवश्यक है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। शरीर में चोट लगने पर रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से इसको रक्तस्रावी रोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत हरी पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, झींगर, अंडा की जर्दी तथा पनीर सब है। नेक्स्ट है, यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ से निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए रेटिनॉल अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। जंतु के यकृत एवं आंत्रीय स्लेमा, आंत की जो स्लेमा है, कोशिकाएं से यह संचित रहता है। हम इसको दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त करते हैं।
इसके कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल से संश्लेषित जंतु एवं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोक्लोरोएस्टेरॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से प्रभाव से होती है। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दे, अंडों और जर्दी मछलियाँ की तेल में पाई जाती है। विटामिन डी भी। और विटामिन सी लास्ट है, देखते हैं इसको कि विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्वी, अस्थियों की कमजोर होना इत्यादि बीमारी होती है। इसका मुख्य स्रोत नींबू वंश का फल, जितना नींबू वंश का, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ सब इसका मुख्य स्रोत है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? एलोएस मृदा। क्या कहते हैं? एलोएस मृदा। मरुस्थलीय क्षेत्र से बाहर पवन द्वारा उड़कर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों को बृहद जमाव को कहा जाता है। इससे जो मैदान बनता है उसको लोयस का मैदान कहा जाता है। यह उपजाऊ होता है। आगे देखते हैं कि दोमट मृदा जो जलोद मृदा भारत के उत्तरी मैदान एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाने वाला मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल का 40% दोमट मृदा है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी को उर्वरता अधिक होती है, इसीलिए इसे जलोद मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा खेती होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बलुई मृदा। यह मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीले से बजरी युक्त और लवणीय होती है। इसमें जैविक मृदा तथा नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस मृदा को अच्छे तरीकों से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिम राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? कूट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। 1 और 2। 326 ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, यह सही है। और दूसरा है कि आम्भी तक्षशिला का राजा जो सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के तत्कालीन राजा आम्भी से उसका स्वागत किया था। सिकंदर मकदूनिया का शासक, फिलीपींस से द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विश्व विजय करना चाहता था। इसी विजय के अभियान के क्रम में लगभग 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत पर खैबर दर्रा द्वारा भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरी किस दर्रा से आया? तो गौरी गोमत दर्रा से, बाद बाकी जितना आया सब खैबर दर्रा से। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पिस की युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी सेना ने भयभीत होकर तक्षशिला में शासक आभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसने सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का कवच भी दे दिया। नेक्स्ट है कि 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लेजेंड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लेजेंड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। डेविड गॉसमैन इजराइल के लेखक हैं। उनको वर्ष 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनकी उपन्यास ए हॉर्स वाल्क्स इनटू वाई के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन 25 जुलाई 2017 को हुआ था। उनका जन्म 1926 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडीय विकिरण पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया, उसी के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया। इनको विज्ञान संचार के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार माना जाता है। यशपाल ए लाइफ ऑफ साइंस, यह पुस्तक में उनकी जीवनी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी क्रॉस इंडिया में क्या शामिल नहीं है? डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूनेस्को में इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानवता की आपूर्ति सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में मानने वाले
गीत संगीत नृत्य रंगमंच लोक परंपराओं मंच कलाओं रीति रिवाज भाषाओं बोलियां चित्रों एवं लेखक का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई थी। भारत के कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर ICH तत्वों की वर्तमान में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन 2008, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008, रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर 2009, मुर्दू येदू अनुष्का केरल के लिए नृत्य सब एक बार देख लेना 2010, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान 2010, छऊ को 2010, लद्दाख का बौद्ध जप को 2012। नेक्स्ट जल्दी जल्दी में देख लेते हैं कि संकीर्ण अनुष्ठान गायन ढोलक और मणिपुर का नृत्य 2013, जलियाला गुरु के ठठेरे बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे की शिल्प 2014 में, योग को 2016 में, नवरोज को 2016 में, कुंभ मेला को 2017 में, दुर्गा पूजा को 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट और अंतिम 70 नंबर। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो 70 नंबर में देखते हैं कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। इसकी उद्देश्य देश के नवयुवकों में से देश के भक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 को नौजवान भारत सभा का हिंदुत्व सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छाबिल दास और यशपाल आदि नवयुवकों में पंजाब में किया गया था। BD सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्षों की सजा हुई थी। जतिन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे। अश्वनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी व्यवहारिक जीवन प्रारंभ किया था। यहाँ पे हमारा 70 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आगे का 30 क्वेश्चन है उसके लिए एक वीडियो और लगेगा, और जितना भी वीडियो अभी हम बनाए हैं पूरा 70 क्वेश्चन तक का सबका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और इसमें इसका जो PDF अगर जिनको चाहिए तो हमें टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप लोग टेलीग्राम पे जाके मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे हम इस बुक का PDF डाल देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इस बुक को पूरा पेज बाय पेज समाप्त करेंगे। और एक नया जो बुक आया है एडुटेरिया का, प्रवीण सर का, उसका भी सेट चालू करने जा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।